कि जब भी कोई चीफ जस्टिस जाने वाले होते हैं, दे ट्राई टू गिव सम लैंडमार्क जजमेंट्स। बिल मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों की गुर्बत दूर होगी, मुसलमानों का फायदा होगा। इन्होंने बार बार कहा कि मस्जिद, कब्रिस्तान, इन पर इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी डिले करके कि ये जो अभी कंटेम्परेरी चीफ जस्टिस है जस्टिस खन्ना, इनके जाने के बाद इसकी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा कहां तक कोई फैसला सुना सकता है? बड़ा मैटर है और इसमें हमें रेमेडी मिलनी चाहिए। संवैधानिक जो वैल्यूज है उसको स्टैब्लिश रखा जाना चाहिए। हमारे साथ मुकेश कुमार साहब है। जी मुकेश भाई, आप किस तरह देखते हैं, किसकी जीत मानी जाए? क्या कुछ अगले दिनों में इसका इफेक्ट होगा? देखिए, मोटे मोटे 5 बड़े मुद्दे थे इस पूरे कानून में जिसको अपील में चैलेंज किया गया था। पहला मुद्दा एड्रेस हो गया है। एक तो वही सेक्शन 3 है जिसमें आप किसी भी वक्त प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं कर सकते, उसको स्टे कर दिया गया है। दूसरा मामला सेक्शन 40 का था जिसमें वो डीएम को अथॉरिटी दे दी गई थी कि द फाइनल अपीलिंग अथॉरिटी, उसको भी अभी स्टे कर दिया गया है। और तीसरा था सेक्शन 9 और 14 जिसमें काउंसिल और बोर्ड का जो गठन होगा कैसे होगा, उस पे जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो एक्स ऑफिशियो, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहले भी वक्त काउंसिल और बोर्ड में ना नॉन मुस्लिम मेंबर्स हुआ करते थे, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट जो है वो एक्स ऑफिशियो है। जैसे कोई यूनियन मिनिस्टर है, वो किसी धर्म का हो, वो उसका मेंबर हो सकता है। वैसे ही ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो वक्फ काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर होता ही होता है, उसके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का ऑब्जेक्शन ये था, कोर्ट को कांग्रेस लिया कि जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं जिसमें इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि 2 महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम, उसको कोर्ट ने कल भी जो संज्ञान लिया था और पूछा कि क्या आप किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का नॉन हिंदू आप ऐसा कंपलसरी कर सकते हैं क्या? हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आप मैंडेटरी कर रहे हैं कि 2 होना ही होना चाहिए, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था, इसको स्टे कर दिया। बेसिकली ये जो 4 सेक्शंस थे ना, जिसको 3 बिंदुओं पे, क्योंकि 9 और 14 सिमिलर है, काउंसिल और बोर्ड का गठन करना, वो दोनों सिमिलर सेक्शंस है जिसपे इसको अभी स्टे किया गया है। इसके अलावा 2 और मुद्दे बच जाते हैं। एक मुद्दा वो है सेक्शन 107 वाला जो दोबारा यूज किया गया है, और दूसरा मुद्दा वो है जिसपे स्टे करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी मुसलमान जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तभी तो कोई प्रॉपर्टी वक्त कर सकता है, उस पर इंटरफेयर करने से अभी तत्काल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और स्पेसिफिकली बोला भी सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ बोला कि हम एक्ट को स्टे नहीं कर रहे हैं, हम ये 3 जो प्रोविजन है इसको स्टे कर रहे हैं। और इस पे और जो 7 दिन का समय दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। ये बेसिकली एक डिलेइंग टैक्टिक्स था। तुषार मेहता को लगा कि शायद आज ही इस पूरे एक्ट में स्टे आ जाए, उससे बचने के लिए, या जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये 3 मोटे मोटे मुद्दे हैं जिसपे हम स्टे करेंगे, इससे बचने के लिए राकेश द्विवेदी और तुषार मेहता दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। उन दोनों ने बोला कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और बहुत रेयर है कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को स्टे किया हो, और वो भी जो कि अभी पार्लियामेंट से तुरंत पास हो गया है। इस पे चीफ जस्टिस ने बोला कि ना वी थिंक दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू स्टे दिस 3 प्रोविजंस, दे वायलेट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने उसको बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिकली वायलेशन माना। जैसा भी बता रहे थे एडवोकेट रहमान की आर्टिकल 25 का वायलेशन है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों को अभी तत्कालीन तौर पर स्टे कर दिया गया है और 7 दिन का टाइम मांगा है। तुषार मेहता ने कहा भी कि हमें बहुत सारे गांवों से रिप्रेजेंटेशन आया है कि वक्त की प्रॉपर्टी घोषित है, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो कोर्ट ने उनको बोला कि ठीक है, आप ये जितने जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड पे लेके आइए, और ये 7 दिन का समय लिया है। और जैसे पहले के वक्त बोल रहे थे कि उन्होंने इस पे जेपीसी बिठाई और क्या बोलते हैं, पूरा इन्होंने थॉरो रिसर्च किया है, क्या कितना ये प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन था, इस सब पे सारी बात करके उनके पास डेटा होना चाहिए, तो वो डेटा दिखा नहीं आ सुप्रीम कोर्ट में। जो पूरा डेटा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पूरा डेटा लेकर के आइए, तो ऑफर किया है कि हम देंगे, मतलब इनके सबमिशन में ही था कि हम देंगे। ये सबमिशन तुषार मेहता का था कि हमारे पास बहुत सारे गांव से रिप्रेजेंटेशन आया है कि उनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं गांव वाले वो वक्त प्रॉपर्टी है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन लेके आएंगे वो अगली 5 तारीख को, जब अगली डेट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑर्डर जारी किया है तो उससे वक्फ कानून पर पूरा एक तरह से स्टे लगा दिया है। जो भी ऑब्जर्वेशन कल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था वो सारा कुछ आज के ऑर्डर पे है। जब किसी प्रॉपर्टी का स्टेटस ही आप चेंज नहीं कर सकते हैं, द पावर ऑफ रिव्यू ऑफ द कलेक्टर बिकम्स एब्सोल्यूट, आप उसको फंक्शनल ही नहीं होगा। जब कोई मुकदमा ही नहीं आएगा तो डीएम उस पर आदेश क्या देगा?
डीएम की रिपोर्ट, डीएम की सर्वे रिपोर्ट, वो सब इनवैलिड है क्योंकि स्टेटस ही नहीं चेंज कर सकते हैं। तो जो तीनों ऑब्जर्वेशंस कल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था वो आज के ऑर्डर में इनकॉर्पोरेटेड है। कुछ भी डिस्करेज होने की बात नहीं है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, जो आज का ऑर्डर है, वो बहुत इंकरेजिंग है। और इसमें एक बात मैं और बोल दूं, इसमें ना कोई हिंदू पक्ष है ना कोई मुसलमान पक्ष है, सिर्फ दो पक्ष है। एग्जैक्टली एक पक्ष सरकार का है जो कि संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहता है, दूसरा पक्ष जो है वो हम जैसे वकीलों का है जो इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। आज जो वकील आर्ग्यू कर रहे थे उसमें शायद ही कोई वकील जो था वो मुसलमान था, सारे गैर मुसलमान वकील आर्ग्यू करते, चाहे कपिल सिब्बल सर हो, चाहे राजीव धवन हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, ये सारे लोग जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो इसमें ये नजरिया बनाना कि ये मुस्लिम वर्सेस अदर्स या मुस्लिम वर्सेस हिंदू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब भी कोर्ट जाते हैं तो संविधान की रक्षा के लिए जाते हैं। संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो सरकार से मांगने जाते हैं। जो रिट का प्रोविजन है, जो रिव्यू का प्रोविजन है, वो हमेशा नागरिक को मिला हुआ है सरकार के खिलाफ। तो इसलिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि हिंदू मुस्लिम का मामला है। ये संविधान और संविधान के खिलाफ काम करने वाली ताकतों का मामला है। इसे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कौन सी सुनी जाएगी वो मैं क्लियर कर दूं, वो हमेशा ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होता है कि 5 मेजर काउंसिल को यह मार्क किया जाता है कौन सबसे 5 बड़े वकील जो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं जो सबमिशन देंगे। बहुत सारे मामलों में हमने देखा है, चाहे पीएमएलए का मामला हो, चाहे बुलडोजर वाला मामला हो, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट वकील होते हैं वही आर्ग्यू करते हैं और बाकी जो पिटिशनर्स होते हैं उनको अगर अपना कोई सबमिशन देना होता है वो रिटन सबमिशन दे देते हैं। और अगर कोर्ट से उनको चाहिए होता है कुछ ओरल सबमिशन देने के लिए टाइम सीख करके दे दे, सबको मौका मिलता है। मुकेश कुमार, क्या होगा जरा इसको डिटेल्स में समझना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि 5 पिटीशन पर सुनवाई होती है, तो क्या पिछले केसेस में भी इस तरह कुछ हुआ है? क्या तरीकेकार होगा? बहुत सारे केसेस में हुआ है। आप अयोध्या का जजमेंट देख लीजिए, उसमें 5000 वकील थे, लेकिन उसमें आर्गुमेंट तो मोस्टली राजीव धवन सर नहीं करी थी। तो इसमें ऐसा कहीं से भी नहीं होगा कि कोई भी पक्ष छूट जाएगा। और ये हमने बहुत सारे मुकदमों में देखा, चाहे वो बुलडोजर जस्टिस वाला मामला हो, चाहे पीएमएलए का मैटर हो, हर किसी में जो सीनियर मोस्ट वकील होते हैं, आइदर कपिल सर और अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन सर, इन लोगों में से किसी को ज्यादा समय मिलता है, बाकी वकीलों को उनसे रिस्पेक्टिवली कम समय मिलता है। सबमिशन देने पे किसी की रोक नहीं होती। जब आपके पास कपिल सिब्बल जैसा वकील है तो आप क्यों चाहते हैं कि कोई दूसरा आपको रिप्रेजेंट करे? नहीं, पिटिशनर इतने सारे हैं, सारे पिटिशनर चाहेंगे कि हमारी नुमाइंदगी हो, हमारा वकील पेश हो, तो क्या उसमें भी होगा कि एक वकील कई लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस तरह का क्या? नहीं, वो कोर्ट में अक्सर ये देखा गया है कि जो जिरह की बात होती है वो हमेशा जो सबसे प्रोमिनेंट वकील होते हैं वही करते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं हर किसी जो भी पिटिशनर होता है उसको इससे मतलब होता है कि उसकी प्रेयर एड्रेस हो, उसकी प्रेयर जो हो वो अलाउ हो जाए। इससे उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता कि कौन आर्ग्यू कर रहा है। ये फुटेज देने वाली कोई बात नहीं है, ये बात है कि बड़ा मैटर है और इसमें हमें रेमेडी मिलनी चाहिए। संवैधानिक जो वैल्यूज है उसको स्टैब्लिश रखा जाना चाहिए। तो इसमें जो सबसे कॉम्पिटेंट लोग होंगे उनको ही मौका मिलेगा और उसी आधार पर वो पिटिशन 5 पिटिशन डिसाइड होगी। प्रेयर सबकी मिला जुला के सेम है और सारे प्रेयर्स जो वो एड्रेस हो जाएंगे तो पिटिशन वैसे भी सबकी वो एजुकेट हो जाएगी। उसमें प्रेयर अलाउ होने की बात है, कौन आर्ग्यू कर रहा है उससे ज्यादा कोई खास मतलब है नहीं। बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑन रिकॉर्ड वकील कोई और होते हैं और बहस जरा वहां कोई और करते हैं। सुप्रीम बाबरी मस्जिद के केसेस में भी अक्सर ऐसा हो रहा था। आगे की जो कार्रवाई होगी वो किस तरह चल सकती है? जो 5 मई के बाद क्या ये केस आगे लंबा चलेगा या 5 मई को कोई बेसिक वो डायरेक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और जो उनका इंटरिम जजमेंट है वो बाकी रहेगा? क्या लग रहा है? मैं आपको बता दूं इसमें क्या हो रहा है। मैं मतलब जो मेरी समझ है, शायद बाकी दोनों लोग सहमत असहमत हो सकते हैं इससे। 14 तारीख को चीफ जस्टिस बदल रहा है, ठीक है? हाँ। तो ये हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में कि जब भी कोई चीफ जस्टिस जाने वाले होते हैं दे ट्राई टू गिव सम लैंडमार्क जजमेंट्स, कि उनको लगता है कि मुझे याद किया जाएगा इस जजमेंट से, चाहे अयोध्या का मैटर हो या फिर चंद्रचूड़ ने देखा, आप चंद्रचूड़ ने खुल के बयान दिया कि हाउ हिस्ट्री विल सी यू। तो वैसे ही 14 मई को जो हमारे चीफ जस्टिस है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, नए चीफ जस्टिस आएंगे बी आर गवई साहब। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी डिले करके कि ये जो अभी कंटेम्परेरी चीफ जस्टिस है जस्टिस खन्ना, इनके जाने के बाद इसकी सुनवाई हो, इसी के लिए वो डिले टैक्टिक्स अपना रहा है। और इसीलिए उन लोगों ने 7 दिन का समय बोला। हमें बहुत इस पे डाउट है कि अगले तारीख को भी वो डेट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी मंशा यही है कि इसको डिले कर दिया जाए। ये प्रोमिनेंट पॉइंट जो है ना हमारी चर्चा से छूट रहा है, इस पे बड़ा ध्यान देना होगा। बहुत कम वक्त हो गया। अच्छा, इसको पूरा सियासी नजरिए से अगर देखा जाए, जिस तरह सरकार ने लगातार पार्लियामेंट में बाहर हर जगह दावा किया
कि ये बिल मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों की गुर्बत दूर होगी, मुसलमानों का फायदा होगा। इन्होंने बार बार कहा कि मस्जिद, कब्रिस्तान, इन पर इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जिस तरह का तबसरा किया, तो उससे सरकार का जो एजेंडा था पूरा एक्सपोज हो गया। सरकार के जो दावे थे वो तमाम के तमाम दावे झूठ साबित हुए। तो क्या सरकार इसको सीरियस लेगी आइंदा कुछ इस तरह का कानून बनाने के लिए, इस पर कुछ रिएक्शन देने के लिए, मुकेश साहब? देखिए, अब सरकार तो कानून बना चुकी है, तो अब इसमें कुछ सरकार नया कर पाएगी ये तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ऑलरेडी एक कानून है। अब इसमें जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन करेगा कुछ प्रोविजंस को, या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रोविजंस को एज इट इज छोड़ देगा। तो सरकार के पास अब कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। विड्रॉ करने का है तो वो विड्रॉ करने का फिर उनको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वापस जाके कानून में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा। जो करना होगा सुप्रीम कोर्ट यहीं से। तो होता है क्या, मान लीजिए कानून है, मुसलमानों का लगातार या सभी लोगों का एतराज है कि सीधे सीधे इस कानून को रिपील किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा कहां तक कोई फैसला सुना सकता है? कुछ सेक्शन पर बैन लगाने का, या पूरे कानून को भी रिपील किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट 32 में कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो फेवर में है, जैसे 2 महिला मेंबर को रखने का है, वो मुझे फेवरेबल लग रहा है। डिजिटलाइज करने का जो है प्रॉपर्टी को, वो मतलब अच्छा रिफॉर्मिस्ट सेक्शन है इसमें, तो कुछ तो फेवर, मतलब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ऑब्जर्व किया कि कुछ अच्छे प्रोविजंस भी हैं। जैसे जो डिजिटलाइज हो जाएगा सारा वक्त की प्रॉपर्टी, तो आने वाले 10 सालों के बाद कोई डिस्प्यूट बचेगा नहीं, और ये लंबे समय के लिए रहेगा, तो ये बेहतर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा तुषार मेहता से कि जैसे 5 साल की शर्त है वाकिफ के लिए, वक्फ करने के लिए, और प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त है, इस पर हम कुछ अभी रोक नहीं लगा रहे हैं। तो ये क्या मतलब था चीफ जस्टिस के कहने का? इसका मतलब ये था सिंपल, कि जब तक उस पर डिटेल आर्गुमेंट नहीं होगा ना, वो इतना इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट मैटर नहीं है कि अभी स्टे दिया जाए। उन्होंने सिर्फ स्टे डिनाई किया है, ये नहीं कहा कि उस पर सुनेंगे नहीं। ये बिल्कुल ना समझा जाए कि उसको उन्होंने वैलिड मान लिया है। उन्होंने बोला है कि आफ्टर डिटेल्ड आर्गुमेंट हम इस पे कोई ऑर्डर देंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। कि जो हियरिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए हैं, तबसरे आए हैं, और जो इंटरिम फैसला आया है वो पॉजिटिव है, हक में है, और ये जो चीफ जस्टिस हैं अच्छी लाइन पर चल रहे हैं। अगर इनके दौर में फैसला आ जाता है तो एक अहम फैसला होगा, और जो खदशा था या डर लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो एक तरह से फिलहाल कामयाबी मिली है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिए, इस वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें, और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।